डालिए हेडिंग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए एक कंटेनर है और उसमें ए और बी दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उनके मोल के फ्रैक्शन को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए इसमें जितने भी, अगर मैंने आपसे पूछा कि इस कंटेनर में ए के मोल का क्या फ्रैक्शन है या बी के मोल का क्या फ्रैक्शन है, तो उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे बचपन में, आप, मैंने कल भी कहा था, जैसे बचपन में हम लोग कुछ सवाल करते थे ना कि ये एक मतलब कोई भी शेप है जिसमें ये वाला पार्ट आपका ब्लैक है, ये वाला पार्ट ब्लैक है, तो ब्लैक पार्ट का कितना फ्रैक्शन है या व्हाइट पार्ट का कितना फ्रैक्शन है, ऐसे निकालते थे ना। ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो हमें अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन कितना क्या होगा ए का, और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आप जीटा से या एक्स से, जीटा से या एक्स से। अब आपसे मैंने पूछा, मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या आप ये कह सकते हो नीचे टोटल मोल्स, या आप कह सकते हो टोटल मोल्स। दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में, या तो लिख दो टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। हो सकता है कि इस कंटेनर में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, जितने भी आपके पास कंपोनेंट है, जितने भी आपके पास कंपोनेंट है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, मैंने आपसे पूछा एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन, या तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दो या फिर लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। समझ में आ गई बात, बात समझ में आई। इसके लिए मैं फॉर्मूला दे रही हूं, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ऐसे ही एक्स बी इज इक्वल टू एन ए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और तीसरा फॉर्मूला है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई। यस चलो चलिए अब लिखिए एक न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल लिखिए। $40 ग्राम of NaOH plus 54 gram of H2O is present
in a solution. Calculate mole fraction of NaOH and H2O. And H2O. NaOH and H2O. नोट करिए, नोट कर लिया? यस मैम। चलिए लिखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालिए NaOH के भी और H2O का। NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्नेहा सविता बताएगी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा निकालने का। स्नेहा सविता, स्नेहा सविता नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालने का बताओ। मैम मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स का। आवाज नहीं आ रही तेरी? मैम हम तो बोल रहे हैं। वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर। क्या फॉर्मूला है बेटा? मैम नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल ऑफ मास। मास का चलो मैं बता देती हूँ, मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। चलो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो NaOH का गिवन मास कितना दे रखा है 40 ग्राम, और NaOH का मोलर मास निकालते हैं तो कैसे करते हैं? NaOH कितना हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। ठीक है, तो 40 अपॉन 40 तो ये आ गया 1। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 1। अब निकालो वाटर के NH2O, सेम गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 54 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। 18 दूनी 36, 18 या 54। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3। H2O के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, XNaOH इज इक्वल टू NNaOH अपॉन NNaOH प्लस NH2O। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स 1 आए हैं अपॉन 1 प्लस 3, कितने आ गए 1 अपॉन 4, यानी 0.25 मोल्स। 0.25 मोल्स नहीं है, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, अभी बताऊंगी मैं, लिखवाऊंगी ये 0.25। अब 0.25 इसका आ गया NaOH का। अब हमें वाटर के निकालने हैं। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप क्या करो ऐसे निकालो, XH2O इज इक्वल टू NH2O अपॉन NNaOH प्लस NH2O। एक तो तरीका ये है। चलिए इतना नोट कर लिया, नोट कर लिया? यस मैम। ओके ठीक है, तो लिखिए XH2O नंबर ऑफ मोल्स वाटर के 3 है अपॉन 1 प्लस 3, कितना हो गया 3 अपॉन 4, यानी 0.75। एक तो तरीका ये है, और एक फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। मान लीजिए आपने XA मान लिया NaOH को, और NaOH का आया 0.25 प्लस हम इसे मान लेते हैं ये H2O का निकालना है आपको, इज इक्वल टू 1।
तो XH2O इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75 कितना आ गया, सॉरी 0.25, 0.25 कितना आ गया आपके पास 0.75। ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीके से आप इसकी वो निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन, दोनों तरीके से आप इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। नोट कर लिया? आगे लिखिए, इसमें एक लाइन लिख लो नोट डाल के, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। ये डायमंड स्लैश यूनिट है, कोई भी इसकी डायमेंशंस नहीं होती, कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नोट कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। हैज नो यूनिट। कर लिया नोट? कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब एक और न्यूमेरिकल लिखिए फटाफट इसका। अ सॉल्यूशन ऑफ 46% weight by weight C2H5OH in water. Calculate mole fraction of C2H5OH. Solution of 46% weight by weight C2H5OH in water. Calculate mole fraction of C2H5OH. Calculate mole fraction of C2H5OH. नोट कर लिया? नोट कर लिया? अरे बोला करो भाई, हाँ या ना, कुछ तो बोला करो। यस। हाँ हाँ मैम। चलिए अब आप लिखिए, सबसे पहले आप बताइए मुझे 46% का मतलब क्या है? What do you mean by 46%? इसमें C2H5OH कितना है और वाटर कितना है? C2H5OH कितना है और वाटर कितना है? जल्दी बताइए निखिल, चेतना, हर्षित, 6% में कितना C2H5OH है और वाटर कितना है? मैम C2H5OH 46 और वाटर 100 है। वाटर 100 कैसे हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन और अल्कोहल दोनों का है, वो है 100%, 100 ग्राम। समझ में आई? सॉल्यूशन जो होता है, अब परसेंट दे रखी ना, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो आपका 100 ग्राम है, और सॉल्यूशन दोनों से मिलकर बना होता है, किसी एक से। मैंने लिखवाया है कल भी कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहाँ पर वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो हमारे, तभी तो मैंने पूछा है 46% का मतलब क्या होता है वेट बाई वेट का, कि 46 ग्राम सॉल्यूट यानी C2H5OH डिसॉल्व इन, कंसेप्ट को क्लियर करो बिल्कुल, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वाटर, नॉट वाटर। अब आपके पास सॉल्यूशन 100 ग्राम है, नोट कर लिया इतना? सॉल्यूशन आपके पास है 100 ग्राम, ठीक है? C2H5OH है आपके पास 46 ग्राम, तो वाटर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 46 कितना हो गया? 54। क्लियर हुई कंसेप्ट? कंसेप्ट समझो पहले
क्लियर हुआ सारे Yes, ma'am. क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. हाँ जी. Yes, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. अब आप निकालो नंबर ऑफ C2H5OH और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दोनों के निकालो फटाफट। सब लोग बताएंगे मुझे, मैं नहीं करूंगी, अब आप ही लोग करोगे। मैं बहुत सारे सवाल करा चुकी हूँ, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, क्लास में बैठते हो, फिर भी मैं ही मेहनत करने जा रही हूँ बस। जल्दी बताओ मुझे नंबर ऑफ, मैं भले एक सवाल हो पूरे पीरियड में, लेकिन तुम करोगे अब सवाल। सारा कैलकुलेशन मैं करके दे देती हूँ। वाटर में 3 है। वाटर का कितना आया? 3, ठीक है। C2H5OH का बताओ। 1. शाबाश। अब इसके अब मोल फ्रैक्शन निकाल दो, अब फ्रैक्शन निकालो फटाफट। रिस्पॉन्स करो बेटा, रिस्पॉन्स करो। सारे टीचर्स परेशान है इस बात से कि 11th रिस्पॉन्स नहीं करती। MC2H5 का आएगा 0.25. 25 बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जो चीजें बोली जाती है वो एक एक पॉइंट करके बोली जाती है। 0.25, ठीक है। ठीक है. और Yes, ma'am. और वाटर का कितना हो गया? 0.75, 0.75. ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में Yes, ma'am. चलो अब एक कंसेप्ट ना पिछला, मैं पहले ये लिखा दूं, मोलैलिटी क्या होती है। लिखो मोलैलिटी। मोलैलिटी पहले वाली थी मोलैरिटी, RITY, अब है मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent, not solution, ध्यान रखना, solvent। केवल पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स में एक कंसंट्रेशन टर्म यही है जिसमें हम नीचे सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं लेते। यहाँ पर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्यूशन यूज नहीं करते, ध्यान रखना, बार बार कह रही हूँ। बाकी सारे टर्म्स में हम सॉल्यूशन में देखते हैं मास, मोल्स देखते हैं सॉल्यूट के। केवल एकमात्र मोलैलिटी टर्म ऐसा है जिसमें हम सॉल्वेंट में देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? Yes, ma'am. चलो आगे लिखिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, बाय मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। कैपिटल, अब फॉर्मूला लिखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इन kg। नोट कर लीजिए, इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नोट कर लिया? एक हाँ नोट कर लो आराम से कर लो। कर लिया। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रही हूं, लिखिए मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम
NaOH dissolve in 100 gram of solution. 100 gram of solution. 20 gram of NaOH dissolve in 100 gram of solution. हमें मोलैलिटी निकालनी है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, ठीक है। तो देखो हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये होता है फॉर्मूला, नोट कर लिया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें यहाँ पर दे रखा है सॉल्यूट दे रखा है NaOH 20 ग्राम और सॉल्यूशन दे रखा है हमें 100 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपके पास? 100 में 80 ग्राम। हाँ 80 ग्राम, 80 minus 80 ग्राम, ठीक है। तो अब निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। पहले तो गिवन मास हो जाएगा 20, मोलर मास होता है NaOH का 40, कितना हो गया? 0.5, ठीक है। नोट कर लिया ना? Yes, ma'am. हाँ, तो मोलैलिटी हो गई आपकी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और यहाँ पर दे रखा है हमें ग्राम में, तो हम क्या करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 80/1000 सॉल्व कर दीजिए। 0.5 to 1000 अपॉन 80, शाबाश 6.25। समझ में आ गई बात मेरी? समझ में आ Yes, गई? ma'am. चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 is dissolved in 100 ml of solution, find molality if density of solution is 1.2 gram per ml, 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। नोट कर लीजिए। कर लिया। कर लिया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देखो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और हमें चाहिए यहाँ पर मास सॉल्वेंट का। हमें क्या चाहिए? मास चाहिए सॉल्वेंट का। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास सॉल्यूशन का निकालेंगे हम, मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है 2 और वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। कितना हो गया? 120 ml, 120 ग्राम, 120 ग्राम हो गया। ये तो हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन
माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है हमारा 0.85, तो कितना आ गया ये 119.15, 119.15 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया? 119.15 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मिटा दूं इसको? Yes, ma'am. लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, गिवन मास दे रखा है 0.85, और NH3 का मोलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17। ठीक है, अमोनिया का मोलर मास हो गया 17, तो 17 पंजे 85, 0.5 मोल्स आ गए। ठीक है, अब निकाल दो मोलैलिटी। मोलैलिटी हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 119.15 इन केजी, तो अपॉन 1000 से डिवाइड कर दो। सॉल्व कर दो, इसका आंसर निकल जाएगा। सॉल्व कर दो, इसका आंसर निकल जाएगा भाई। करिए, कर दीजिए भाई। मैम 0.85 अपॉन 17 करेंगे तो 0.05 नहीं अच्छा, आएगा? आप 0.05 कर दो। ठीक, 0.05। चलो, कोई तो रिस्पॉन्स करे, गलती सही। चलो, हो गया? हो गया? चलिए, अब मैं आपको कुछ ना रिलेशनशिप बता रही हूं, इनको एज इट इज कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिखो रिलेशन, फॉर्मूले हैं ये, आगे काम आएंगे। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज तो लिख दो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। नोट कर दो फटाफट। कर लिया। हो गया मैम। अब दूसरा लिखो रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मास परसेंटेज। नॉर्मलिटी इंटू मास परसेंटेज। नॉर्मलिटी इंटू मास परसेंटेज लिखिए। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, नोट कर लिया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए आगे लिखो। फॉर बाइमोलर सॉल्यूशन, बाइमोलर सॉल्यूशन, अगर आपसे कोई कह दे कि आपका सॉल्यूशन बाइमोलर है, तो बाइमोलर का मतलब क्या होता है? बाइमोलर का मतलब होता है जिसकी मोलरिटी 2 हो, जिसकी मोलरिटी 2 हो। अगर कोई बोले सेमी मोलर, नोट करते जाएंगे इन सब चीजों को। सेमी मोलर, इसका मतलब है उसकी नॉर्मल मोलरिटी 0.5 m है। अगर कोई बोले डेसी मोलर, डेसी मोलर, उसका मतलब है उसकी नॉर्मलिटी 1/,
1/10 m है, 1/10 m है या m/10 है। अगर कोई बोले सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब है 1/100 m, 1/100 m। नोट कर लीजिए। बाईमोलर का मतलब 2m, सेमीमोलर का मतलब 0.5 m, डेसीमोलर का मतलब 1/10 m और सेंटीमोलर का मतलब 1/100 m बाय 100 m। नोट करिए, नोट करिए। कर लिया? Yes, ma'am. ओके। अब मान लीजिए आपसे कहा मोलरिटी ऑफ आयंस कैसे निकलेंगी। मोलरिटी ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं, मोलरिटी ऑफ आयंस। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं बता रही हूं। इफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in 500 ml solution, find molarity of नोट कर लिया। फाइंड मोलरिटी ऑफ Na2CO3 कॉमा Na प्लस आयंस कॉमा CO3 2 माइनस आयंस, CO3 2 माइनस आयंस। इफ 100% dissociation is done, मतलब आपने Na2CO3 को वाटर में डिसॉल्व किया और वो 100% डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब क्या है कि Na2CO3 को जब आप पानी में घोलते हो तो ये बनाता है 2Na प्लस CO3 2 माइनस, और पूरा का पूरा Na2CO3 Na और CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपको बताना है इसमें Na2CO3 की मोलरिटी कितनी है, Na प्लस की मोलरिटी कितनी है और CO3 2 माइनस की मोलरिटी कितनी है। ठीक है मैम 1 मिनट रह गया। हाँ 1 मिनट रह गया है, कोई बात नहीं, समझा देती हूँ, आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले नंबर मोलरिटी निकालो Na2CO3 की, Na2CO3 की मास है आपका 53 ग्राम और इसका वो होता है मोलर मास 106, तो ये आ गया आपका 0.5 मोल्स। तो मोलरिटी आ गई आपकी 0.5 अपॉन 500 ml है ना, 500 अपॉन 1000, तो इसकी मोलरिटी आपकी आ गई 1 m, इसकी मोलरिटी 1 m आ गई। इतना नोट करो आप लोग, इतना नोट करो। अब हमारे पास Na2CO3 है, वो डिसोसिएट होता है 2Na प्लस CO3 2 माइनस में, इसकी 1 m है, स्टार्टिंग में ये 0 और ये 0 बनाएगा। ठीक है, आगे आपका 1 का 1 डिसोसिएट हो जाता है, यानी यहाँ पर बनता है 0, तो 1 से यहाँ 2 बन रहे हैं, तो 1 डिसोसिएट होकर यहाँ पर 2m आता है और यहाँ पर भी यहाँ 1m आता है। इसे मैं कल कंप्लीट करूंगी दोबारा। ठीक है, अभी इतना समझ लो, यानी आपके Na प्लस की कंसेंट्रेशन हो गई 2m और CO3 की हो गई आपकी 1m। ठीक है, कल मैं इसे कंटिन्यू करूंगी दोबारा से, कल मैं